हेलो प्यारे बच्चों, आधार क्लास के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी। बेटा, पिछले कुछ वीडियोस में हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। तो हमने उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात किया था और उम्मीद है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। तो हम ये चाहते हैं कि बेटा क्या है कि आप चीज़ें लर्न ना करें कि मेल में ये होता, फीमेल में ये होता, बैठ के रटे पड़े। नहीं, आप चीज़ें समझिए। चीज़ें समझेंगे तो चीज़ें विजुअलाइज होंगी, और चीज़ें विजुअलाइज होंगी तो आपको बहुत ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। जैसे लोग कहते हैं बायोलॉजी में सब रटना है, नहीं, सब नहीं रटना। कुछ चीज़ें हैं रटनी है, वो चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे बीच बीच में, आपको क्या लर्न करना है और क्या चीज़ें आपको क्या करना है, समझनी है। इन सब चीज़ों को देखते हुए अब हम आप जो इस वीडियो में आगे की बात करेंगे वो बात करेंगे बेटा क्या, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब हमने आपको बताया ही था, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट फॉर्मेशन। तो गैमीट फॉर्मेशन के लिए अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन कौन से हार्मोन्स या कौन कौन से फैक्टर हैं जो गैमीट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बोला गया, अगर हम बात करते हैं गैमीट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर में, तो बोला गया हार्मोन्स। कौन कौन सा? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, FSH, LH। ये तो मेन हार्मोन है जो गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए क्या होते हैं बेटा, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है बेटा, विटामिन ए भी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। किसके लिए? गैमेटोजेनेसिस के लिए। तो इतनी बात समझ में आई बेटा। अगर हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की, तो बोला गया गैमेटोजेनेसिस को हम 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी है? एक तो है सबसे पहले बेटा मल्टीप्लिकेशन की फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दूसरा होता है बेटा ग्रोथ फेज। तीसरा होता है क्या, मैच्योरेशन फेज। हम गैमेटोजेनेसिस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। दूसरा क्या होगा, ग्रोथ। तीसरा क्या होगा बेटा, मैच्योरेशन। हमें मैच्योर गैमीट्स मिल जाएंगे लास्ट फेज में। तो सबसे पहले क्या होता है, बोला गया कि अच्छा एक चीज ये भी जान लो बेटा, जैसे हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 अलग अलग गैमीट के बारे में बात करते हैं। एक जो मेल में बनेगा जिसको बोला गया स्पर्म, और दूसरा क्या है जो फीमेल में बनेगा जिसको बोला गया बेटा ओवा। तो ये अलग अलग प्रोसेस एक कॉमन प्रोसेस में ही है, इनमें भी यही 3 प्रोसेस आएगा। लेकिन क्या होता है, दोनों का फॉर्मेशन का मैकेनिज्म सेपरेट है। ठीक है बेटा, तो हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले मेल गैमीट पढ़ते हैं, फिर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, पहले तो आप ये जान लीजिए कि गैमेटोजेनेसिस को हम 3 फेज में डिवाइड किए। कौन कौन सा? सबसे पहले क्या होता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, ग्रोथ। थर्ड फेज क्या हो जाएगी बेटा, मैच्योरेशन। अगर अब हम बात करते हैं सबसे पहले हमने आपको बताया था प्रीमोर्डियल जर्म सेल। अगर नहीं बताया था तो जान लीजिए, प्रीमोर्डियल जर्म सेल। ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो होती है बेटा, ये इसकी जो ओरिजिन होती है ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ओरिजिन होती है। ठीक है बेटा, इसकी जो ओरिजिन है वो क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से बनती है
ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल पहले जाती है कहाँ पे, याक सैक में। याक सैक से ये क्या होती है, ये याक सैक से माइग्रेट होती है माइग्रेट होके कहाँ चली जाएगी बेटा, जर्म सेल में, माइग्रेट टू जर्म सेल। जर्म सेल में जाने के बाद, या गोनेट्स की बात करें, माइग्रेट टू गोनेट्स लिख लेना। अब यहां पे हमारे पास मेल और फीमेल है, मेल और फीमेल। अगर हम बात करते हैं बेटा मेल की, तो बोला गया ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल ये इंटर करती है किसमें, टेस्टिस में। प्रीमोर्डियल जर्म सेल किस में इंटर करती है बेटा, टेस्टिस में। और टेस्टिस में इंटर करने के बाद क्या होता है, ये टेस्टिस के जर्मिनल एपिथेलियम में इंटर करेगी, फिर वहां पे क्या होगा बेटा, प्रोसेस होगा किसका, स्पर्मेटोजेनेसिस का। प्रीमोर्डियल जर्म सेल मेल में, ये मेल गोनेड में गई, वहां पे क्या हुआ बेटा, यहां पे इसने प्रोसेस को स्टार्ट किया, कौन सा, यहां से क्या बना, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया 2n हो। अब इसमें डिवीजन होगा और यहां से बन जाएगा क्या, स्पर्म। ये हो जाता है n, क्योंकि बीच में क्या होगा बेटा, मियोसिस होगा। अगर हम बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल में भी यही प्रीमोर्डियल जर्म सेल ये फॉर्मेशन कराएगी किसकी, अब यहां पे स्पर्मेटोगोनिया, तो यहां पे oogonia। oogonia से क्या बन जाएगा बेटा, ओवा। ये याद रखना, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से इसकी ओरिजिन होती है। इतनी बात समझ में आई बेटा। हमने कहा गैमेटोजेनेसिस के लिए सबसे पहले प्रीमोर्डियल जर्म सेल थी। ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल ये कहाँ गया, याक सैक के पास, याक सैक से माइग्रेट हो गया, चला गया कहाँ पे, गोनेट्स में। मेल गोनेट्स और फीमेल गोनेट्स की बात करें तो उसमें चला जाता है। मेल गोनेट्स में ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल फॉर्मेशन करता है किसका, स्पर्मेटोगोनिया का। स्पर्मेटोगोनिया से बन जाता है स्पर्म। फीमेल में अगर हम बात करें तो ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल फॉर्मेशन करेगा oogonia। oogonia में डिवीजन होगा, डिवीजन होने के बाद क्या बन जाएगा, ओवा बन जाएगा। ये भी क्या है, 2n। ये कैसा होता है, n। प्लॉइडी हाफ हो जाती है। इतनी बात समझ में आई। अगर हम बात करते हैं स्पर्मेटोगोनिया की, ध्यान से देखिए, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना बेटा, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड से क्या बना, स्पर्म। ये प्रोसेस बोली जाती है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना बोला जाता है बेटा स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोला जाता है,
स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनना, स्पर्मोसाइटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मेटिड से बेटा स्पर्म बनना, इसको बोलते हैं क्या? स्पर्मियोजेनेसिस। इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब हम बात कर रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस का अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दैट विल बी कॉल्ड एट स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस दैट विल बी नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्मेटोजेनेसिस। इतनी बातें क्लियर हुई? अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस, तो देन योर आंसर विल बी formation of spermatozoa in seminiferous tubule of testis that will be known as spermatogenesis। अच्छा, अगर हम बात करते हैं टेस्टिस की, हमने बताया था टेस्टिस में पाई जाती क्या? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में हमने बताया दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं। एक क्यूबॉइडल सेल थी, याद करो हिस्टोलॉजी। एक क्यूबॉइडल एपिथेलिया थी या सेल बोल सकते हैं। एक कॉलमनर थी। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल थी, इसी को हमने बताया था बेटा क्या? यही स्पर्मेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करती है और क्या बनाती है? स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। क्यूबॉइडल सेल, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो उसमें पाई गई थी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, याद करिए बेटा, जब हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की हिस्टोलॉजी बताए थे तो वहां पे आपको हमने दो तरह का क्या बताया था? सेल्स बताई थी कि एक क्यूबॉइडल सेल थी, दूसरी क्या थी बेटा? कॉलमनर सेल थी। जो क्यूबॉइडल सेल थी वही हमने बताया था, इसी को बोला जाता है जर्मिनल एपिथेलिया। ये क्या करेगी बेटा? ये प्रोसेस करती है किसका? स्पर्मेटोजेनेसिस की, और यहीं पे क्या बनता है? स्पर्म। और जो कॉलमनर सेल थी, याद करो बेटा, ये सेल हमने बताया था ये नरिशमेंट में पार्टिसिपेट करती है। ये बनाती है बेटा क्या? सर्टोली सेल। इतनी बातें क्लियर हुई? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में हमने बताया था दो तरह की सेल्स मिलेंगी आपको। एक क्या थी? एक सेल थी जिसको बोला गया बेटा जर्मिनल एपिथेलिया। ये क्यूबॉइडल सेल थी, यही स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी। और दूसरा बेटा क्या थी? जो दूसरी टाइप की सेल थी उसको हमने क्या बताया था बेटा? कॉलमनर सेल। ये कॉलमनर सेल क्या करेगी बेटा? ये कॉलमनर सेल बनाती है क्या? सर्टोली सेल। यही सर्टोली सेल क्या करती है बेटा? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, डेवलपिंग क्या? स्पर्म को। अब देखिए बेटा प्रोसेस। अभी हमने आपको बता रखा है कि गैमेटोजेनेसिस में तीन तरह का प्रोसेस होता है, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन। अगर हम बात करते हैं स्पर्मेटोगोनिया की, प्लॉइडी कैसी है इसकी? 2n है, डिप्लॉयड सेल है। अब स्पर्मेटोगोनिया, इसमें क्या होगा बेटा? माइटोसिस होगा, मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर आएगा। ये माइटोसिस करके अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे। इसी फेज को हम बोलते हैं बेटा क्या? मल्टीप्लिकेशन फेज। इतनी बात समझ में आई? ये फेज क्या बोला जाएगा? जब स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होगी और इसका नंबर इंक्रीज करेगा, इस फेज को बोलते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन फेज।
अब ढेर सारा नंबर बन गया। ढेर सारा नंबर बनने के बाद क्या होता है, इसमें क्या होगा बेटा, ग्रोथ होगा। ग्रोथ होगा तो ग्रोथ फेज आएगा। ए सेल क्या हो गई, फुली ग्रो कर गई। इसको बोलते हैं बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोला जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा बेटा, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगा। आपको मालूम होगा बेटा मियोसिस दो तरह का होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें होगा बेटा मियोसिस फर्स्ट, और ये बेटा दो हैप्लॉइड सेल में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इसमें होगा बेटा क्या, मियोसिस सेकेंड। इसमें भी वही होगा, यहां पे हैप्लॉइड सेल्स बन गई। अब यही जो हैप्लॉइड सेल हैं ये कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, स्पर्म में। किस में कन्वर्ट होती हैं, यही बना लेती हैं क्या, स्पर्म। इतनी बात समझ में आई। ये बोला गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये क्या है बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में रिडक्शन डिवीजन हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड हुआ, और ये क्या बन जाएगा बेटा, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिड। और ये जो बना इसको बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलते हैं बेटा, या इसी को बोलते हैं स्पर्म। ठीक। अब इस स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना इसको बोलते हैं बेटा स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा, बोलो, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहलाएगी, स्पर्मियोजेनेसिस। तो क्लियर हुआ बेटा यहां तक स्पर्मेटोगोनिया। अच्छा, ये हो गया ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज के बाद अगर हम बात करते हैं बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर ये जो स्पर्म बने, ये इतना पोर्शन, इसको बोलते हैं बेटा क्या, मैच्यूरेशन फेज। इसको क्या बोलेंगे बेटा, मैच्यूरेशन फेज। ये लॉन्गेस्ट फेज होता है। इन सब में सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, मैच्यूरेशन फेज। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा। तो ध्यान से सुनो फिर से एक बार। हमने बताया स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा बेटा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने से इसका नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन इसकी प्लॉइडी सेम रहेगी। अब इसमें क्या होगा, ग्रोथ होगा। स्पर्मेटोगोनिया जो बनी है, ढेर सारी स्पर्मेटोगोनिया। अब क्या होगा, इसमें जब ग्रोथ होगा तो ये बनाएगा क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होगा। मियोसिस होके बना लेगा, क्या बनाएगा बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड होने के बाद क्या होगा,
क्या बनेगा बेटा, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड ही ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे स्पर्म में, प्रोसेस कहलाएगी क्या बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या प्रोसेस कहलाएगी, स्पर्मियोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म दैट विल बी नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहां तक बातें क्लियर हुई बेटा, उम्मीद करते हैं बेटा यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई। एक एक चीजें पूरा क्रिस्टल क्लियर चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। अभी हमने आपको बताया ना, हर चीज लर्न नहीं करनी, चीजें आपको विजुअलाइज होंगी, सारी चीजें प्रीमॉर्डियल जर्म सेल से लेकर अभी तक की सारी चीजें आपको क्या हो जाएंगी बेटा, विजुअलाइज होंगी। जैसे हमने सबसे पहले बताया प्रीमॉर्डियल जर्म सेल थी, वो याक सैक में गई, याक सैक से फिर वो कहाँ मूव कर गई, गोनेट्स में। अगर हम बात करते हैं मेल की तो कहाँ पे गई बेटा, टेस्टिस में। टेस्टिस में जाने के बाद अगर हम बात करते हैं तो ये क्या बनाई, स्पर्मेटोगोनिया। अब फिर अगर हम बात करते हैं फीमेल की तो यही प्रीमॉर्डियल जर्म सेल जो गोनेट्स में जाएंगी तो वहाँ पे बनाएंगी क्या, ऊगोनिया। अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात कर रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो यहाँ पे बात करते जो स्पर्मेटोगोनिया है उसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा, वो नंबर अपना इंक्रीज कराएगा, नंबर इंक्रीज करने के बाद क्या होगा, उनमें ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के बाद क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा जिसको बोलते हैं मियोसिस, और क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड होगा, वहाँ बनेगा क्या, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें, स्पर्म में, प्रोसेस कहलाएगा क्या, स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ तक की बातें क्लियर हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की। अच्छा एक चीज बेटा और आप याद रखना, हमने बताया था सर्टोली सेल बनाती है ब्लड टेस्टिस बैरियर। इस ब्लड टेस्टिस बैरियर का क्या फंक्शन हो सकता है, तो सुनो बेटा, होता क्या है, जैसे हमारी पूरी बॉडी क्या है, डिप्लॉयड है, ठीक। लेकिन जब अगर हम बात करते हैं जब स्पर्म बनता है तो स्पर्म की प्लाइडी कैसी होती है, हाफ। तो क्या हुआ कि अगर हम बात करते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में तो उसमें हैप्लॉइड डिप्लॉयड दोनों सेल पाई गई, बोलो। तो ये जो सर्टोली सेल का ब्लड टेस्टिस बैरियर है, ये क्या करता है, स्पर्म को हमारे बॉडी की जो इम्यूनोजेनिक सेल्स होती हैं उनसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कि कहीं ये फॉरेन बॉडी समझ करके इसको डिस्ट्रॉय ना कर दें। तो ये बनाता है क्या, ब्लड टेस्टिस बैरियर। तो ये छोटा सा था, हमने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं बेटा क्या, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की। ध्यान से देखिए,
ये रीजन बेटा बोला जाता है हेड। इतना रीजन बोला जाता है बेटा नेक। ये रीजन बोला जाता है बेटा मिडिल पीस। और यहां से यहां तक का रीजन बोला जाता है बेटा टेल। ये वाला स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं बेटा गेला कैप्टिस। टोपी जैसा स्ट्रक्चर इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? गेला कैप्टिस। गेला कैपिटिस। ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है बेटा एक्रोसोम। एक्रोसोम कौन बनाता है? गोल्गी बॉडी। इसको बोलते हैं बेटा ये न्यूक्लियस। यहां देखिए बेटा दो स्ट्रक्चर यहां पे है। ये दो सेंट्रियोल है। पहले वाले इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, इसको बोलते हैं बेटा डिस्टल सेंट्रियोल, दूर वाली। इसको बोलते हैं बेटा एक्सियल फिलामेंट। यहां पे देखिए बेटा ये जो हमने बनाया है ये स्ट्रक्चर, ये क्या है? दैट इज साइटोप्लाज्म। जो पेरिफेरल रीजन में क्या हो गया बेटा? कंसंट्रेटेड है। इधर देखिए ये वाला पोर्शन, ये इसका क्या है? साइटोप्लाज्म। इसको नाम दिया जाता है बेटा क्या? इसको नाम दिया जाता है बेटा मैनचिक। मैनचिक। ये थिन साइटोप्लाज्म है लेयर। ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया मिडिल पीस में, इसको बोलते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं नेवन कण शीथ। किसकी बनी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की बनी होती है, या स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया यहां पे पाई जाती है। ये जो मिडिल पीस होता है ये एनर्जी वाला पीस। यहाँ ये पोर्शन क्या होता है? स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाई गई। तो हमारे बॉडी में किसी भी सेल्स में जो एनर्जी का जो सोर्स है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। वही रिस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी का फॉर्मेशन कराएगा। तो ये जो मिडिल पीस वाला रीजन है ये एनर्जी चैम्बर के नाम से जाना जाता है, कि जो स्पर्म में मिडिल वाला पोर्शन है यहाँ पे क्या होता है? अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा पाई जा रही है, जो इस स्पर्म को क्या कर रही है? एनर्जी प्रोवाइड कर रही है।
तो ध्यान से देखिए बेटा, अगर हम स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले क्या हुआ, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोला गया गैला कैप्टिस, उसके नीचे क्या हो गया बेटा एक्रोसोम, फिर क्या है न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या होता है बेटा, दो तरह के सेंट्रियोल्स पाई जाती हैं, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक डिस्टल सेंट्रियोल। ये पूंछ टेल वाला रीजन, और यहां पे क्या होता है, एक सेंट्रियोल और पाई जाती है, इस सेंट्रियोल का नाम होता है बेटा रिंग सेंट्रियोल। क्या नाम होता है, ठीक बेटा। अब ध्यान से देखिए, अगर हम स्पर्म की बात करते हैं तो स्पर्म कितने रीजन हो गया, हेड रीजन, नेक रीजन, मिडिल पीस और पूंछ वाला रीजन जिसको बोला गया टेल, ठीक बेटा। तो हेड में कौन कौन से स्ट्रक्चर आ गए, गैला कैप्टिस, एक्रोसोम, न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। नेक पीस में क्या आ गया बेटा, नेक पीस में क्या है, डिस्टल सेंट्रियोल। मिडिल पीस की बात करें तो बोला गया यहाँ पे एक थिन साइटोप्लाज्म की लेयर पाई गई, इधर देखो बेटा, जिसको बोला गया मैनचिड, और यहाँ पे नेबन कॉन्सी जो माइटोकॉन्ड्रिया का बना होता है, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। फिर ये एक्सिलरी फिलामेंट, उसके बाद क्या होता है बेटा, रिंग सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो याद रखना बेटा एक चीज, होता क्या है, अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्रोसोम, पूछा गया एक्रोसोम का क्या फंक्शन है, तो बोला गया एक्रोसोम जो होता है ये गोल्गी बॉडी से बना होता है और इसमें डिफरेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी अगर हम बात करें तो बोला गया इसमें हाइलुरोनिडोज पाया जाएगा, इसमें बेटा क्या पाया जाएगा, कोरोना रेडिएटिंग एंजाइम, पेनेट्रेटिंग एंजाइम पाया जाएगा और जोनालाइसिन पाया जाएगा। मतलब क्या होगा, आपने जैसे अगर हम बात करते हैं ओवम की तो बोला गया दो लेयर, एक सबसे ऊपर वाली अगर हम सबसे आउटर की बात करें तो कोरोना रेडिएटा, इसको कोरोना रेडिएटा को पेनेट्रेट करने के लिए कोरोना रेडिएटा पेनेट्रेटिंग एंजाइम। उसके बाद एक नॉन सेलुलर लेयर पाई गई जिसको बोला गया जोना पैलुसिडा। तो जोना लाइसिन मतलब क्या हुआ, ये जो नॉन सेलुलर लेयर है इसको भी डिसॉल्व करेगा। होता क्या है कि जब इस पर इंटर करता है किसमें, ओवा में, तो सबसे पहले ये एक्रोसोम क्या करेगा, जाहिर सी बात देखो बेटा, एक सेलुलर लेयर, एक नॉन सेलुलर लेयर, इसके अंदर ओवा है। अब स्पर्म पहले आएगा तो पहले इस लेयर को डिसॉल्व करेगा, किसके, अपना एक्रोसोम से। एक्रोसोम बस्ट होगा, इस लेयर को डिसॉल्व करेगा, इसका नाम क्या था बेटा, कोरोना रेडिएटा। आगे चल के बताएंगे कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा को क्या करने के लिए, पेनेट्रेट करने के लिए, तो यहाँ पे एक एंजाइम होगा कोरोना रेडिएटा पेनेट्रेटिंग एंजाइम, ये जोना पैलुसिडा, इसके लिए होगा जोनालाइसिन, ठीक बेटा। तो इस तरह के इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं बेटा, इस स्पर्म को जब पेनेट्रेट करता है ओवम को तो उसमें हेल्प करेंगे। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद ये जो सेंट्रियोल है, इस सेंट्रियोल का भी एक अपना यूज है, क्योंकि होता क्या है कि जब तक ओवा फर्टिलाइज नहीं हो जाती, जब तक सेकेंडरी साइट फर्टिलाइजेशन में नहीं होती, तब तक उसमें जो मियोसिस सेकेंड है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं कंप्लीट हो पाता, क्योंकि सेंट्रियोल एब्सेंट होती है। अब क्या हुआ, तो जब ये स्पर्म टोटल, एक तो याद रखना ह्यूमन में स्पर्म टोटली पेनेट्रेट होता है, तो जब पेनेट्रेट होने के बाद क्या होगा, सारा चीजें डिजॉल्व हो जाएंगी, बस खाली क्या होगा बेटा, सेंट्रियोल्स बचेगा। तो ये सेंट्रियोल्स क्या होगा, ये अपना सेंट्रियोल्स दे देगा किसको, जो सेकेंडरी ओसाइट्स हैं। जो सेकेंडरी ओसाइट्स को अपना सेंट्रियोल्स दे देगा तो फर्दर क्या होगा, जो मियोसिस सेकेंड वाली प्रोसेस जिसमें वो अरेस्ट था वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा और बाद में जाके फर्टिलाइजेशन होगा। आगे हम इसको डिटेल में बताएंगे। बाकी ये था स्पर्म का स्ट्रक्चर। उम्मीद करते हैं बेटा आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी बेटा अगले वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग खूब अच्छे से तैयारी करते रहिए, खूब अच्छे से रिवीजन करिए। बाकी जो भी है, अगर आपको लगता है कि कोई सजेस्टिव टॉपिक है जिस पे आपको दिक्कत है तो आप हमें बताइए, हम उस टॉपिक पे आपको एक वीडियो बना के भेजते रहेंगे। ओके बेटा।